नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। यदि मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 स्टेट फेज 3 आरआरबी ईएमआरएस डीएसएसबी या केवीएस या नेट की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास लिए जाते हैं। दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज का पहला प्रश्न हमारा है, काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है? काकपद जो है मित्रों कितनी मात्राओं को दर्शाता है? ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में आपका 16 है। फट से साथियों बताइए, काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है? साथियों बताते चले कि काकपद जो है साथियों 16 मात्राओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? फट से बताइए, खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 2 है। साथियों फट से बताइए, खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चलें कि खंड जाति में मात्राओं की संख्या आपको 5 होती है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं? फट से बताइए, ताल की पहली मात्रा या सम के ताल को क्या कहते हैं? ए में आपका उड़ान है, बी में मुखड़ा है, सी में टुकड़ा है, डी में आपका लग्गी है। मित्रों फट से बताइए, ताल की पहली मात्रा या फिर सम को ताल को क्या कहते हैं? मित्रों और बताते चले कि ताल की पहली मात्रा या सम के ताल को जो हम लोग बोलते हैं मित्रों उसे मुखड़ा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। लग्गी के पलटों को कहा जाता है? फट से बताइए, लग्गी के पलटों को क्या कहा जाता है? ए में आपका लड़ी है, बी में मित्रों आपका जो है से बाँट है, सी में तिहाई है, डी में आपका सम है। मित्रों फट से बताइए, लग्गी के पलटों को क्या कहा जाता है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, लग्गी के पलटों को मित्रों बाँट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा, एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? फट से बताइए, एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? ए में आपका ऑप्शन है एक ताल, बी में झप ताल, सी में कहरवा ताल, डी में आपका त्रिताल है। साथियों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? मित्रों बताते चलें कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, एकल वादन के लिए जैसे मित्रों झप ताल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों कि सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता क्या है? फट से बताइए, सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता क्या है? ए में आपका मात्रा है, बी में ताली है, सी में खाली है, डी में आपका वाद्य है। फट से मित्रों बताइए, सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, सूल ताल और झप ताल की जो मुख्य समानता है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा उसे मात्रा। समानता क्या है? मात्रा की समानता होती है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं और कितने विभाग होते हैं? ए में मित्रों 16/4, बी में 6/2, सी में 7/3 और डी में आपका 14/4, 14/4। नहीं फट से बताइए
कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होते हैं? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। रूपक ताल में मित्रों 7 मात्रा और 3 विभाग होते हैं। 7 मात्रा और 3 विभाग होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है। ए में आपका सामवेद, बी में अथर्ववेद, सी में ऋग्वेद, डी में आपका यजुर्वेद। मित्रों फट से बताइए कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम जो है मित्रों ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में सुशीरवादों को नाम दिया गया है, मतलब ऋग्वेद में सुशीरवाद को और किस नाम से जाना जाता है? या फिर मित्रों ऋग्वेद में सुशीरवाद को अन्य किस नाम है, अन्य नाम बताना है, या किस नाम से उसमें पुकारा जाता है? बांसुरी, नाष्टी, गज या भांड? फट से मित्रों बताइए कि ऋग्वेद में सुशीरवाद का नाम क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ऋग्वेद में सुशीरवाद का जो मित्रों नाम है नाष्टी। नाष्टी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में गज का नाम क्या था? फट से बताइए वैदिक काल में गज का नाम क्या था? ए में आपका इसिका है, बी में पिनाकी है, सी में विपंची है और डी में आपका सरस्वती है। फट से मित्रों बताइए कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, वैदिक काल में जो मित्रों गज का नाम था उसे मित्रों इसिका, गज को क्या बोला जाता था? इसिका, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न हमारा है किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? फट से बताइए किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? ए में आपका अथर्ववेद है, बी में ऋग्वेद है, सी में यजुर्वेद है, डी में आपका सामवेद है। फट से मित्रों बताइए कि किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया? तो यजुर्वेद से, ऋतु से बोला गया। ठीक है, संगीत से रहता तब सामवेद होता। सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। सामवेद के 3 स्वर होते हैं, तो तीनों स्वरों में से एक इसमें से कौन है? उदात्त, कुष्ट, अनिष्ट या संचारी? फट से मित्रों बताइए सामवेद में 3 स्वरों में से एक है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सामवेद के 3 स्वरों में से एक है, क्या है? तो उदात्त है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? फट से बताइए भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? ए में आपका 20 है, बी में 11 है, सी में 18 है और डी में आपका 22 है। फट से मित्रों बताइए भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भरत साहब जो है मित्रों उन्होंने 18 जातियों का उल्लेख किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और बारीकी से आप देखा कीजिए और नोट करते चलिए। और नोट करने में सक्षम नहीं है तो डेली क्लास को सिर्फ आप ज्वाइन कीजिए, मैंडवा में घुस जाएगा सब क्वेश्चन आंसर। कब? जब डेली रहते हैं तब। नहीं, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? फट से बताइए महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? ए में आपका 1 लाख है, बी में 4 लाख है, सी में 8 लाख है, डी में आपका 12 लाख है। फट से मित्रों बताइए महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा महाभारत में श्लोकों की संख्या आपका 1 लाख वर्णित है। ठीक है, एक एवरेज बताया गया है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो लगभग 1 लाख है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किन्नरी बीना के आविष्कारक कौन थे? फट से मित्रों बताइए कि किन्नरी बीना के आविष्कारक कौन थे? ए में आपका मतंग मुनि होगा, ए में मतंग मुनि, बी में सारंग देव, सी में लोचन साहब और डी में आपको वेंकटमुखी। फट से मित्रों बताइए किन्नरी बीना के आविष्कारक कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन्नरी बीना का आविष्कारक कौन थे? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मतंग मुनि,
मतंग साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए फल हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। तो नाट्य शास्त्र मित्रों कुल 8 रसों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार अगला प्रश्न हमारा है कि मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे। फट से बताइए कि मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे। ए में आपका किन्नरी वीणा है, बी में आपका महती वीणा है, सी में चित्रा वीणा है और डी में आपका विपंची वीणा है। साथियों फट से बताइए कि मतंग मुनि कौन सा वीणा को बजाते थे। तो 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, मतंग मुनि जो है मित्रों आपको चित्रा वीणा बजाने में निपुण थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। ए में आपका तुलेंद्र साहब, बी में कुंभकर्ण, सी में रघुनाथ साहब, डी में आपका पास सर्वदेव। मित्रों फट से बताइए कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा आवश्यकता है कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रघुनाथ साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गीतलांकर ग्रंथ के रचयिता कौन थे। फट से बताइए कि गीतलांकर ग्रंथ के रचयिता कौन थे। ए में आपका कोहल साहब, बी में टिप भूपाल, सी में अनंत नारायण, डी में आपका गणेश देव। फट से मित्रों बताइए गीत अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा कोहल साहब। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है। संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है। ए में आपका 108 है, बी में 233 है, सी में 262 है, डी में आपका 246 है। फट से मित्रों बताइए संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा संगीत रत्नाकर मित्रों कुल 246 रागों का वर्णन किया गया है, चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई। फट से मित्रों बताइए नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई। ए में आपका 2री शताब्दी, बी में 3री शताब्दी, सी में 4वीं शताब्दी, डी में आपका 5वीं शताब्दी। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 34वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत गोविंद ग्रंथ में गीत किस शैली में है। फट से साथियों बताइए गीत गोविंद ग्रंथ में गीत किस शैली में है। टप्पा गायन शैली, ख्याल गायन शैली, प्रबंधन गायन शैली, डी में आपका ठुमरी गायन शैली। फट से साथियों बताइए कि गीत गोविंद ग्रंथ में गीत किस शैली में है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा गीत गोविंद ग्रंथ में गीत की जो मित्रों शैली है आपका 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रबंध गायन शैली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। ए में आपका 39 है, बी में 30 है, सी में 31 है, डी में आपका 32 है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा मित्रों 31वां अध्याय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई
मासिक पत्रिका कौन सी थी? ए में आपका छायानौट है, बी में अभिनव रागमंजरी है, सी में भारत वर्तिकम है क्रम है और डी में आपका संगीत है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अभिनव रागमंजरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है? ठीक है, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है? ए में आपका 31 है, बी में 30 है, सी में 29 है, डी में आपका 28 है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा नाट्यशास्त्र के 29वें अध्याय में। क्या अध्याय में? 29वें अध्याय, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नाट्यशास्त्र के 29वें अध्याय में मित्रों जैसे तत्ववादों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो फिक्स है, बहुत ही प्राचीन क्वेश्चन भी है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। टूट पड़ी एकदम, गलती से डरने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा गलती तो हो जाएगा, सही तो मालूम चल जाएगा। नहीं तो पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पुराणों की कुल संख्या मित्रों 18। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। इसी तरीक़ा से सभी प्रश्नों का आंसर देते रहिए। नाट्यशास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? फट से मित्रों बताइए, नाट्यशास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? ए में आपका 32 है, बी में 28 है, सी में 29 है, डी में आपका 31 है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्यशास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 32वें अध्याय में। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है स्वरमेल कला निधि। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है स्वरमेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं? फट से मित्रों बताइए, स्वरमेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं? ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में 12 है, डी में आपका 8 है। फट से मित्रों बताइए स्वरमेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में ज़रूर आना चाहिए कि स्वरमेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि स्वरमेल कला निधि में कुल अध्यायों की संख्या जो है मित्रों आपका 29 है। 29वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 है। बी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं कि स्वरमेल कला निधि में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है? फट से बताइए कि नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है? ए में आपका दतिल साहब है, बी में कलीनाथ है, सी में मुकुंद लाट है, मुकुंदल नाथ है, डी में आपका मतंग साहब है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कलीनाथ साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथकार में मिलता है? फट से साथियों बताइए कि निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए में आपका संगीत मर्कंद है, बी में राग कल्प द्रुम है, सी में आपका मानसोल्लास है, डी में आपका आनंद संजीवन है। फट से मित्रों बताइए कि निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा निर्गीतों का जो मित्रों वर्णन मिलता है आपको मनसोल्लास में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों 32 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है? फट से मित्रों बताइए कि दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है?
ए में आपका 344 है, बी में 444 है, सी में 544 और डी में आपका 244 है, 244। तो मित्रों फट से बताइए कि दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मित्रों कुल 244। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। फट से मित्रों बताइए, संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। ए में आपका 35 है, बी में 30 है, सी में आपका 32 है, डी में आपका 33 है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की जो संख्या है मित्रों वो आपका 33 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि मतंगकृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई। फट से मित्रों बताइए कि मतंगकृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई। ए में आपका 10वीं शताब्दी है, बी में 8वीं शताब्दी है, सी में 9वीं शताब्दी है, डी में आपका 6ठी शताब्दी है। फट से मित्रों बताइए कि मतंगकृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मतंगकृत विदेशी पुस्तक जो है मित्रों आपको जो लिखी गई है वो आपको 6ठी शताब्दी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं साथियों, अगला प्रश्न हमारा है। अब अगले प्रश्न पर मित्रों को बारीकी से ध्यान देना है और एक बार मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। नहीं, भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी। भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है। ए में आपका इंजीनियर क्लेमेंट्स, बी में है हैरोल्ड पावर्स, सी में है H.A. पोपली और डी में आपका S.M. टैगोर साहब। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा इंजीनियर क्लेमेंट्स। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया। फट से बताइए, सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया। ए में आपका भोला शंकर व्यास, बी में है राम नारायण, सी में है हरे कृष्ण मुखोपाध्याय और डी में आपका के सांबशिव। ठीक है, तो मित्रों बताइए कि चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। प्रश्न है कि सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा के सांबशिव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक चीज़ मित्रों जरूर आपको बताएंगे कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। गलती हो जाए तो हो जाए, गलती यदि हो जाता है तो जब हम सही बताएंगे तो आपको 100% सही दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। इसलिए कमेंट्स में आंसर देने से डरने की ज़रूरत नहीं है। नारदीय शिक्षा के टीकाकर कौन थे। फट से मित्रों बताइए कि नारदीय शिक्षा का टीकाकर मतलब नारदीय शिक्षा पर टीका किसने लिखा। ए में आपका देवेंद्र साहब, बी में नारद साहब, सी में आपका है शोभाकर भट्ट, डी में आपका लालमणि मिश्र। फट से मित्रों बताइए कि नारदीय शिक्षा के टीकाकर कौन थे। तो मित्रों बताते चले कि नारदीय शिक्षा के जो मित्रों टीकाकर थे 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि देवेंद्र साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। ए में आपका है श्रीमद् लक्ष्य संगीतनम, बी में है संगीत चिंतामणि, सी में है चैतन्य कृति, डी में है नारदीय शिक्षा। फट से मित्रों बताइए 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। तो 38 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा साथियों 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है।
तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमद् लक्ष्य संगीतनम। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। ए में जो मित्रों आपका ऑप्शन है 34, बी में 35, सी में 36, डी में आपका 37 है। साथियों फिर से बताइए कि भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 36 अध्यायों में मित्रों बांटा गया है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। ए में आपका 8 है, बी में 6 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल अध्यायों की संख्या मित्रों 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, संगीत संबंधित जानकारी नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त है। संगीत संबंधित जानकारी नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त है। ए में आपका 16 से 20 अध्याय, बी में 1 से 15, सी में आपका 20 से 26, डी में आपका 28 से 33। फट से मित्रों बताइए कि संगीत संबंधित जानकारी नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त है। तो मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 28 से 33, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नहीं साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि मित्रों आप ए स्टेट निकालना चाहते हैं, बीपीएससी निकालना चाहते हैं, डीएसएसबी, नेट, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआर की मित्रों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, इसमें क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों, तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स विथ डिटेल्स, एमसीक्यू विथ मॉक टेस्ट के साथ मित्रों आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे मित्रों आपको 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हम 100% आपके साथ खड़ा हैं, आपको भी हमारे साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। एक हाथ से कभी ताली बजता नहीं है, कि बजता है। तो जिस स्टेट से भी, जिस राज्य से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वहीं से बोलिए जोड़ लगा करके, ताकि अगल बगल के लोग जान सके कि आप पढ़ रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।